अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी सर, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जो हमने इवेंट क्रिएट किया था उस टाइम के ऊपर हम लाइव हो गए हैं। 2 बजे का टाइम था और उसी टाइम पर हम मतलब लाइव हो गए हैं। चलें, अच्छी बात है लाइव टाइम को मैनेज करते हुए। जी सर। तो अभी हमारा आज की जो टॉपिक है डोमेन होस्टिंग साइट डीएनएस सर्वर नेम सर्वर। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक डीएनएस सर्वर और नेम सर्वर हैं। इनके स्टूडेंट को क्या क्या इशू फेस होते हैं और इनको हमने कैसे लेकर चलना है, इनमें डिफरेंस क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं इनमें, और लोगों इसके बारे में क्या गलत समझते हैं और ये सब चीज़ें। अच्छा, चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक आपने मुझे भी डिस्कस किया ना, जी डोमेन के हवाले से। जी जी बिल्कुल। ठीक है। डोमेन के हवाले से ना, सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ये नहीं पता होता कि डॉट कॉम की डोमेन होती है एक। ठीक जी है। बिल्कुल। एक होती है डॉट नेट की डोमेन, एक होती है डॉट ओ आर जी की डोमेन, एक होती है डॉट पी के की डोमेन। ठीक है। एक होती है हमारे पास डॉट कॉम डॉट पी के की डोमेन, और एक हमारे पास ईडीयू की डोमेन होती है डॉट ईडीयू डॉट पी के या डॉट ईडीयू डॉट कॉम। ठीक है। सबसे पहले तो हमारे ये मसला है कि हमें ये क्लियर नहीं पता कि ये डॉट पी के कहाँ पे आना चाहिए, डॉट कॉम कहाँ पे आना चाहिए, और अगर कोई डोमेन ऐसी है जो डॉट कॉम या डॉट पी के की है, उसका मतलब क्या है। ठीक जी ठीक है। बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है। तो पहला तो ऑप्शन यही है आपके पास। और पहले नंबर पे बात यह है कि जो आपकी डॉट कॉम की डोमेन होती है ना, ये बेसिकली तमाम कैटेगरीज हैं। ये आपके टाइप्स हैं, डोमेन की टाइप्स हैं। उस टाइप्स में आता है डॉट कॉम, डॉट ईडीयू, डॉट पीके। ठीक है। बेसिकली इंटरनेट को जो आपका है www, वर्ल्ड वाइड वेब को आपने www में कन्वर्ट किया हुआ है। और बेसिकली जो आपका www है, ये इसकी डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है इसे, कंट्री वाइज, कंपनी वाइज, सर्विसेज वाइज। ठीक जी है। तो बिल्कुल। इस हवाले जिस से तरह इसे हमारे कैटेगराइज किया गया है। जिस तरह हमारे पास डॉट पी के भी है, फिर इसी तरह डॉट ई डी यू डॉट ओ आर जी। तो कंट्री वाइज भी है और ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी है, जिस तरह डॉट और जी भी है हमारे पास। जी जी बिल्कुल। अब सबसे पहले पॉइंट ये है कि जो डॉट कॉम की डोमेन है ना, इस डोमेन को हम कॉमन डोमेन कहते हैं। ठीक है। जैसे गूगल डॉट कॉम। अब गूगल डॉट कॉम जो है वो पूरी दुनिया में सेम है, यानी कि जहां पे इंटरनेट की एक्सेस मौजूद है, वहां गूगल डॉट कॉम सेम चलता है। ठीक है। ये कॉमन डोमेन होती है। फिर अगली हमारे पास पॉइंट आ जाता है स्पेसिफिक डोमेन, गूगल डॉट कॉम डॉट पी के। ये हमारे पास कैटेगरी में आ जाता है कि एक कॉमन डोमेन है, लेकिन इससे कैटेगराइज को कंट्री वाइज भी डिवाइड किया गया, यानी कि पूरी दुनिया में एक्सेस भी होगी, ये वर्किंग भी करेगी ये। लेकिन ये जो है ये आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए भी मतलब हाईलाइट की गई है। फिर जैसे इंडिया की है google.com.in। अब इसमें यह है कि गूगल पूरी दुनिया के लिए कॉमन तो है, लेकिन ये डोमेन स्पेसिफिक इंडिया के लिए है। ठीक है। जैसे यूके के लिए google.co.uk है। ठीक है। बिल्कुल, जिस तरह उसमें पाकिस्तान के भी लिए डॉट पी के है। हाँ, उसमें भी ऐसा है। पाकिस्तान के लिए .com.pk है। ठीक है। डॉट कॉम से तो क्लियर हो गया कॉमन डोमेन है। डॉट पीके से स्पेसिफाई हो गया कि ये कॉमन डोमेन एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए है। ठीक है। अब इसमें अगर आपने प्रॉक्सी वगैरह कभी यूज की हो, तो आपको अंदाजा होगा कि अगर आप google.com.pk पे कोई चीज सर्च करते हैं, या जब प्रॉक्सी लगा के आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं, आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है। अब रिजल्ट डिफरेंट मिलने की वजह क्या है? जब आप डॉट कॉम के डोमेन पे जाते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलेगा कॉमन, जो पूरी दुनिया में कॉमन है, जो पूरी दुनिया में सेम है, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। अगर आप सर्च करते हैं .com.pk में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा पाकिस्तान के हिसाब से, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है डोमेन, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप सर्च करते हैं .com.uk, ठीक है, google.com.in। ठीक है। तो आपको रिजल्ट इंडिया के हवाले से मिलेगा, हिंदी लेक्चर्स, हिंदी चीजें मिलेंगी। ठीक है। अब इसमें हमारी सर्चिंग इजी हो जाती है। अगर हम ठीक थोड़ा है। टेक्निकल देखें, वो कैसे हो जाती है सर्चिंग इजी। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्चिंग करनी है एक मूवी की, मोस्टली लोगों का यही होता है,
स्टडी के बंदे भी यही काम कर रहे होते हैं, दूसरे भी यही कर रहे होते हैं। मूवी हो गई या फिर कोई वीडियो हो गई या कोई कोड हो गया या कोई प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने अगर सर्च करना है इंडिया की मूवी, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम google.com.india पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, हमें मैक्सिमम चांसेस है मूवी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, या एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे पता है अमेरिकन कंपनियां, अमेरिका का सॉफ्टवेयर है वो, तो मैं google.us पे जाता हूँ, वहाँ पे सर्च करूँगा, मुझे काफ़ी हद तक चांसेस हैं अमेरिका का सॉफ्टवेयर वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वजह होती है आपकी .com.pk की। उसके बाद फिर आती है आपके पास .org। अब ऑर्गेनाइजेशन। .org जो कैटेगरी है, ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी इसलिए हम कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, जैसे मेरी अपनी एक कंपनी है सीएम इंटरप्राइजेज, वो रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनीज हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आपकी अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड है, तो आप क्या करें, आप वेबसाइट बनाएं .org में, ठीक है। क्यों, ORG जो है वो एक्सटेंशन है ऑर्गेनाइजेशन की, और आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है, इसका मतलब आपकी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बट अगर हम .com में या .net में या .pk में बना लें तो मसले की बात नहीं है, चल वो भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि डोमेन है जस्ट एक्सेस के लिए यूज होना है, वो चलनी है उससे, ठीक है, चल वो भी जाएगी। मेन चीज क्या होती है कि हमारी इंटरनेट की कैटेगराइज चीजों के मुताबिक हम अगर चल रहे हैं तो हमें मसला नहीं पेश आता। जैसे आपने अक्सर सुना होगा एसईओ लोग करते हैं, ठीक है, बहुत लोग एसईओ कर 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 थक जाते हैं, उनकी मार्केटिंग बहुत कम होती है, यूजर्स बहुत कम लाइव आते हैं एसईओ करने के बावजूद। और कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं, बनाने के बाद फौरन ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, एक्सेस आना शुरू हो जाती है। अब इसे हमने कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, हमने कहा है कि भाई जो लोग वेबसाइट बनाते हैं और उनकी वेबसाइट हिट हो जाती है वो अच्छे एसईओ एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और जिनकी नहीं होती वो अच्छे एसईओ एक्सपर्ट नहीं है। इसमें बेसिकली इसमें ना एसईओ एक्सपर्ट होना भी लाजमी है, लेकिन उससे पहले आपकी वेबसाइट, आपकी डोमेन, डोमेन का नाम, डोमेन, वेबसाइट की बनावट, वेबसाइट की कोडिंग, वेबसाइट का डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपको एसईओ करवाता है, क्योंकि अच्छा सर, गूगल सबसे पहले कोड रीड करता है, फिर इसमें सर एक चीज, अगला काम इसमें करता एक है। चीज सर मैं ऐड करूँ, अगर तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू को सर्च करेंगे .pk, अगर हम इसी को लेके प्रॉक्सीज वगैरह को यूज करें तो हम अपने सर्च रिजल्ट हमारे पास डिफरेंट शो हो जाते हैं, तो इस तरह हम अपनी सर्चिंग भी अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर सीन ऐसा होता है कि जो चीज़ हम देखना चाह रहे होते हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं होती, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ वेबसाइट्स, कुछ मॉड्यूल्स हो गए, कुछ हमारी स्क्रिप्ट्स होगी जो पाकिस्तान में मतलब अवेलेबल नहीं है। जिस तरह हमने देखा कि यूट्यूब जो है, अब उन्होंने अपना एक टिकटॉक की तरह ऐप लॉन्च किया है, वो अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं की, वो उन्होंने अभी तक अपनी दूसरी कंट्रीज़ में एक दो में लॉन्च की है। तो इस तरह की बिल्कुल चीज़ें जो हमारे पास शो नहीं होती, ना हमें चीज़ों का नोटिफिकेशन आता है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रॉक्सी लगा के देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम इसमें काफ़ी हेल्प आउट करेगी, तो इसके बारे में मतलब। जी बिल्कुल। और आप सर इस ये बताइएगा कि जो ऐप्स होती हैं, लेट्स सपोज कुछ ऐप्स होती हैं जो अमेरिकन के लिए होती हैं सिर्फ, तो क्या वो भी हम निकाल सकते हैं यूँ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो भी निकाल सकते हैं। बेसिकली देखें, आप अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बैठे हैं और एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मौजूद है जो अमेरिका के लिए है, ठीक है, जैसे आप उस एप्लीकेशन पे जाते हैं वो आपको कहता है कि दिस इज नॉट फॉर योर रीजन, या कहता है कि नॉट अलाउ इन योर कंट्री, या इस टाइप के वर्ड लिखा होता है कि आपकी कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है अभी ये ऐप, ठीक है। तो उसका बेसिक सोल्यूशन ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सेटिंग होती है कंट्री की, आप वहाँ से कंट्री अपनी चेंज कर दें मोबाइल फ़ोन की, क्योंकि जो प्ले स्टोर है वो आपको तो ट्रैक नहीं कर रहा, वो आपके मोबाइल को चेक कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जो कंट्री सिलेक्टेड है वो कौन सी है, ठीक है। आप वहाँ कंट्री सेलेक्ट कर ले अमेरिका, ठीक है, फिर आप जाकर डाउनलोड करें, आपको तमाम ऐप डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है, फिर मसला नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ फिर और भी आ जाती है कि आप अगर वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करते, आप गूगल से डाउनलोड कर लें। और गूगल से डाउनलोड करने में अक्सरियत मसला रहता है, वो कौन सा, कि गूगल से मैं कोई एप्लीकेशन ओपन सोर्स डाउनलोड कर रहा हूँ, मे भी उसमें वायरस ना हो, कोई ट्रोजन ना छुपा हो, ठीक है, बग्स कोई बग्स भी अटैक हो ना सकते हो, हैं। बग ना हो, ये चीज़ें ना माइंड में आती हैं।
तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप एक और स्टोर है, बिल्कुल ऐप स्टोर है वो भी, जैसे प्ले स्टोर है इसकी तरह, ऐप टू डॉय, ठीक है, ठीक है। ऐप टू डॉय के नाम से एक ऐप स्टोर है, वो सेम वर्कआउट करता है आपका इसकी तरह से जैसे प्ले स्टोर काम करता है, ठीक ठीक है, है। उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक हो गया सर, ये चीज़ तो हमें क्लियर होगी कि हमने डोमेन वगैरह किस तरह सेलेक्ट करनी है और डोमेन की क्या क्या टाइप्स हैं, किस तरह उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या किस तरह कमर्शियल्स है, हमने कौन सी चूज़ करनी है, हमारी कैटेगरी कौन सी है, ये सारी चीज़ें तो हमारी क्लियर होगी। अच्छा सर, सेकंड चीज़ ये है अब होस्टिंग। तो अब एक अच्छी सी हमने डोमेन सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जांपल कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी एक डोमेन रिजर्व कर ली, ठीक है। अब उसके लिए अच्छी से अच्छी होस्टिंग और उसके लिए होस्टिंग प्लान कौन कौन से हैं, सेलर अकाउंट कौन कौन से हमें अवेलेबल हैं, सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है जो हमें ये प्रोवाइड कर रही है, तो इससे आपके मतलब सीएम एंटरप्राइजेस का हमें इसके बारे में जरा इंट्रोड्यूस करवा दें। अच्छा, सबसे पहले जो आपने होस्टिंग की बात की है ना, होस्टिंग बेसिकली तमाम ही अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि होस्टिंग क्या है, होस्टिंग से स्पेस है, जी ठीक है। बिल्कुल। अब कहाँ पे हमें होस्टिंग बुरी नजर आती है और कहाँ पे हमें बहुत अच्छी नजर आती है, वो होता ही है कि हमारी वेबसाइट के डाटे के ऊपर होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी की वेबसाइट है जो मैंने सिंपल HTML5 में वेबसाइट बनाई है, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है मेरे कंपनी का, मेरा इंट्रोडक्शन है, पोर्टफोलियो है और कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई भी ज़्यादा डाटा नहीं है। तो उसके लिए मैं होस्टिंग पैकेज ले लेता हूँ, बिजनेस पैकेज। भाई फायदा ही कोई नहीं है मुझे बिजनेस पैकेज लेने का, ठीक है, क्योंकि बिजनेस पैकेज तो मैं तब लूँ जब मेरे पास काम बिजनेस वाला है, जब मुझे ईमेल्स बार बार करनी है, जब मेरे पास एम्प्लॉयर्स के अकाउंट्स बनने हैं, बार बार लोड आना है वेबसाइट पे, डेटा ट्रांसफर होना है, 5-5 MB 10-10 MB की फाइलें जानी है, 20-20 GB की फाइलें जानी है, ठीक है, तब तो मैं कहूँ कि यार मुझे बिजनेस अकाउंट की जरूरत है, ठीक है। ये हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती बेसिकली, और हमें ये नहीं पता कि होस्टिंग के अंदर जो ईमेल है वो क्या चीज़ें हैं, सब डोमेन्स किसे कहते हैं, डोमेन्स किसे कहते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि ओके मैंने वो डोमेन ले ली है, अब पैकेज लेने में 10,000 रुपये वाला, ओके, तो 10,000 वाला पैकेज लेके क्या करोगे तुम लोग, क्या तुम्हारा 10,000 का यूज़ है? देखा जाए तो आपका काम जो है वो 3,000 में होता है, आप 10,000 का क्यों कर रहे हो काम, ठीक है। उसकी मेन वजह ये है कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि हमने बिजनेस होस्टिंग कब लेनी है, हमने रिसेलर होस्टिंग कब लेनी है, हमें डेडिकेटेड सर्वर कब लेना है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, हमने VPS सर्वर कब लेना है, हमने शेयर्ड होस्टिंग कब लेनी है, ठीक है। मैक्सिमम सबसे सस्ती जो होस्टिंग है वो होती है शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। आप शेयर्ड होस्टिंग ले लें आम वेबसाइटों के लिए, जिसमें आपको पता है कि ओके मेरी इंट्रो वेबसाइट है और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने ऑनलाइन अर्निंग नहीं करनी इस वेबसाइट से, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो मैं एक शेयर्ड वेबसाइट ले लेता हूँ, एक शेयर्ड होस्टिंग का बेसिक प्लान ले लेता हूँ जो मेरा चल जाएगा, अच्छा, जिसमें मुझे 1 GB या 500 MB या 1000 GB या मतलब 1 GB 1.5 GB मुझे स्पेस मिल जाएगी डाटा यूज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 GB स्पेस वेबसाइट के लिए बहुत है, बहुत है। पूरी पूरी यूट्यूब की जो कोडिंग है ना वो 700 KB की है, 700 KB में यूट्यूब है पूरी। अब देखें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म 700 KB का है, तो उसके पास फिर टीबीओ में स्पेस क्यों जरूरत है? वेबसाइट उसका यूट्यूब जहाँ स्टोर है वहाँ 1 GB की स्पेस है सिर्फ, और 1 GB में वो यूज कर रहे हैं सिर्फ 700 KB, बाकी तमाम वो यूज कर रहे हैं टेम्परेरी फाइलों के लिए, ठीक है। बाकी जो फेसबुक सॉरी यूट्यूब जो डाटा यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है आपके पास उधर होस्ट उसके लिए, डाटा स्टोरेज के लिए, ठीक है, वीडियोस वगैरह के लिए, जी जी स्टोर बिल्कुल। करने के लिए, वीडियोस को स्टोर करने के लिए डाटा सेंटर बनाए हैं उन्होंने, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन मेन जो है ना वेबसाइट जो चल रही है, जो आप लाइक्स करते हैं, कमेंटिंग करते हैं, सारे जो कोडिंग है वो 800-700 KB की है यूट्यूब की, ठीक है। हमें इसमें यहाँ पे अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अगर यूट्यूब 700-800 KB में है तो हमें 10 GB का पैकेज लेने की जरूरत है, हमें 20 GB का पैकेज लेने की जरूरत है, ठीक है। लोग मेरे पास अक्सर लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह या दूसरे लोग आ जाते हैं या प्रोफेशनल टीचर्स आ जाते हैं, तो वो कहते हैं सर हमने वेबसाइट बनानी है, हमें होस्टिंग लेके दें 100 GB वाली। ओ मैं एक मिनट के लिए तो चुप कर जाता हूँ, 100 GB होस्टिंग, भाई तूने अपलोड क्या करना है? कहते नहीं सर वेबसाइट मसला ना करे, 50 यूजर आते हैं, 100 यूजर आते हैं, मसला ना हो। मैंने कहा एक यूजर की वैल्यू पता है आपको कितनी है?
स्टोरेज में, कहते हैं नहीं, एक यूजर की वैल्यू 1 KB भी नहीं है, यानी कि एक यूजर आता है ना तो वो एक वेबसाइट की 1 KB भी यूज नहीं करता, ठीक और है, हमें 100 GB चाहिए। और उसे 100 GB चाहिए, ठीक है। मैंने कहा भाईजान मैंने कहा मेरे 3 सर्वर हैं अपने, ठीक है, मेरे पर्सनल को मैंने कहा मेरे अपने 3 सर्वर हैं होस्टिंग के, एक मेरा शेयर्ड अकाउंट है, होस्टिंग शेयरिंग अकाउंट है जिससे मैं होस्टिंग रिसेल करता हूँ, और 3 मेरे अपने सर्वर हैं। मैंने कहा मेरे अपने सर्वर अपने रिसेलर की होस्टिंग कितनी है पता है आपको? क्या सर कितनी? मैंने कहा 30 GB पर अकाउंट। कहते फिर तो सर वेबसाइट बंद रहती होगी। मैंने कहा भाईजान 3 साल से चल रही है, अभी तक तो बंद नहीं हुई, और ना अभी तक स्टोरेज फुल हुई है, ठीक जी। है। अब शायद हो तो जाए। तो इस वजह से ना मैंने कहा अब आपको 100 GB की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक। तो उसे मैंने ना 1 GB का पैकेज दिया, 1 GB वाली होस्टिंग का, ठीक है। आज मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया उसे, तकरीबन साल से 1.5 साल होने वाला है, या 1.25 साल हो गया होगा, ठीक है। उसकी अच्छी खासी ट्रैफिक भी है, वो ऑनलाइन गूगल से गूगल एडसन लगा के अर्न भी कर रहा है, वहाँ से एडमोब भी लगाया है उसने, अपनी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी वहाँ पे स्टोर की हुई है, सारे मामला वहाँ स्टोर किए हुए हैं। और आज भी मुझे फ़ोन आती है तो फ़ोन आता है ना तो कहता है कि महमूद भाई अभी तक ना होस्टिंग फुल नहीं हुई, स्पेस कंप्लीट हुई, स्पेस अभी भी बची पड़ी है, ठीक उसको है। फिर तो अभी भी उसको बोलेगा 500-600 KB पड़ी है, और ना 500-600 MB पड़ी है। नहीं सर, वो तो फिर ये वाला सीन है, 100 GB में तो उसने जीरो की वैल्यू नहीं वो हटा दी, और 1 GB उसके लिए काफी हो गया। तो अच्छा सर, ऐसा ही एक है। एक क्वेश्चन यही है कि सर होस्टिंग के साथ साथ कितनी डोमेन कनेक्ट, एक होस्टिंग के साथ कितनी डोमेन कनेक्ट करनी चाहिए? हमारे पास ऑप्शन होता है ना सेलर में कि हम ये होस्टिंग जी, के साथ कितनी, अनलिमिटेड भी होता है, तो अनलिमिटेड में कितनी लिमिट होनी चाहिए ताकि हमारा मतलब डाउन ना हो सके? देखें वो आपके सर्वर पे डिपेंड करता है। पहले पहले नंबर पे आपने डोमेन्स अटैच करने के ऊपर ना आपका पैकेज है कि डोमेन और सब डोमेन दो चीजें हैं, एक है डोमेन, एक है सब डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होती है और सब डोमेन क्या होती है, पहले ये चीज क्लियर कर लें, ठीक है। क्योंकि डोमेन सब डोमेन जब जितनी मर्जी बनाए इतना बर्डन नहीं है, जब आप डोमेन बनाते हैं ना तब सर्वर पे बर्डन आता है, ठीक है। डोमेन होती है जैसे फॉर एग्जांपल मेरी CM सॉफ्ट सॉल्यूशन एक डोमेन है, ठीक है। फिर मैंने उसी सी पैनल के अंदर, एक ही सी पैनल के अंदर मैंने एक डोमेन और बना दी हसीब.com। फिर मैंने उसी सी पैनल के अंदर एक अपने इंट्रोडक्शन की डोमेन बना ली महमूद.com। फिर मैंने उसी सी पैनल के अंदर एक आपकी डोमेन बना ली जैन.com, ठीक है। मैंने एक ही सी पैनल के अंदर 4 डोमेनें स्टोर कर दी। अब पहले नंबर पे तो ये ऑप्शन है कि क्या मेरा सर्वर, मेरा सी पैनल इस चीज की इजाजत देता है कि मैं 4 डोमेन पैकेज लूं? क्योंकि ऑप्शन होता है एक डोमेन, 2 डोमेन्स, 3 डोमेन्स, 4 डोमेन्स, ठीक है। और फिर अगला ऑप्शन होता है सब डोमेन्स। सब डोमेन्स में वो हमें कहता है 10 सब डोमेन्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स, ठीक है। सब डोमेन होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल की एक google.com एक कंपनी है, ठीक है। इसके सब डोमेन क्या है? mail.google.com बिल्कुल। है। ठीक गूगल हो डॉट कॉम गया। है वो उसकी सेम रहेगी, डोमेन चेंज नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन डोमेन से पहले एक वर्ड ऐड हो जाएगा जो कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल महमूद.google.com। तो महमूद.google.com जो है वो महमूद एक सब डोमेन बन जाएगी गूगल की। फिर आता है हसीब.google.com, तो हसीब जो है वो भी एक सब डोमेन बन जाएगी गूगल की, ठीक है। वो अलग से एक डोमेन काउंट नहीं होती, वो एक पार्ट ऑफ द डोमेन ऑफ गूगल काउंट होगी। जिस तरह सर इसकी एग्जांपल हमारे पास, जिस तरह ब्लॉगर पे जाके सब लोग अपने मतलब वहाँ पर व्लॉग्स बनाते हैं, तो वो हाँ जैन blogger.com, इसी तरह वो मतलब उनकी एक डोमेन है blogger.com, लेकिन अब उसकी सब डोमेन जिनको हम अपनी साइट भी कहते हैं, कुछ लोग वहाँ पर अपनी साइट बनाते हैं, बिल्कुल कुछ लोग बिल्कुल। वहाँ पर अपने ब्लॉग हाँ बनाते हैं। ये एसईओ वाले करते हैं ये सारे काम, ब्लॉगिंग वाले, एसईओ वाले जो हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग वाले, वो गूगल का ब्लॉगर जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज करते हैं। तो उसमें जितनी भी आप साइटें बना लें, जिस भी नाम से बना लें, उसके साथ लास्ट में .blogger.com लिखा होता है। जी अगर आप बिल्कुल। उसको ब्लॉगर को कहते हैं कि .blogger.com नजर ना आए, तब वो कहते हैं पैसे दो और मुझसे डोमेन ले लो, तो ठीक है। ब्लॉग पोस्ट भी यही है। जी जी, ब्लॉग पोस्ट भी यही है आपका, विक्स भी यही है आपका, वर्डप्रेस के अंदर भी एक ऑप्शन मौजूद है wordpress.com के अंदर, उसमें भी आप ब्लॉग बना सकते हैं। आप ब्लॉगर्स के अंदर भी ब्लॉग बना सकते हैं, आप विक्स के अंदर भी ब्लॉग्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप इन तमाम के अंदर अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद फिर आगे है बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आपके पास शेयरिंग होस्टिंग है ना, तो आप एक डोमेन पे एक होस्टिंग चलाएं, ठीक है, दूसरी डोमेन के लिए दूसरी होस्टिंग के लिए, क्योंकि एक से पैनल पे एक डोमेन मौजूद रहे। अगर आपका नॉर्मल बेसिक पैकेज है और शेयर्ड पैकेज है, यानी कि होस्टिंग भी शेयर्ड है और पैकेज भी बेसिक है, तो उस पर 2 वेबसाइटों को या 3 वेबसाइटों का बर्डन डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप ऐसा करें तो ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये भी आया, ये पेज पर आया, अगर हमने फ्री में डोमेन और होस्टिंग के साथ अगर हमने अपना कोई ब्लॉग या कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा सोल्यूशन है? एक तो अभी हमने बात कर दी ना कि ब्लॉगर डॉट स्पॉट, वहाँ पर हम जाके हमें वहाँ पर सब डोमेन भी मिल जाती है, हम वहाँ पर ब्लॉग पोस्ट भी कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। कुछ मार्केट में हमारे पास जिस तरह फ्री नॉम है, एक साइट है, वो हमें डॉट ml की डोमेन्स फ्री प्रोवाइड करती हैं। तो सर इनके बारे में मतलब आपकी क्या राय है कि ये इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि 1 ईयर के बाद ये एक्सपायर हो जाएंगी, तो हमें रीन्यू करनी पड़ेगी। अगर हमसे पहले किसी और ने रीन्यू कर ली तो ये हमारे लिए इशू बन जाएगा। तो ये ऐसा करना चाहिए या? देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीज आप कह रहे हो ना, ये चीज कर सकता है इंसान, लेकिन इस चीज के लिए मैं कहता हूँ कि आप करें तो बेसिक, यानी कि जस्ट फॉर इंट्रो या प्रैक्टिस के लिए आप कर लें। जस्ट लाइक स्टूडेंट हैं तो आप फॉर एग्जांपल आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आप एक टीके की डोमेन मिलती है, टीके की डोमेन है एक, आप डॉट एक्सटेंशन सर्च करें डॉट टीके फ्री डोमेन या डॉट डीके फ्री डोमेन, ये आपको मिल जाएगी फ्री नॉन वाली वेबसाइट से, मेरे ख्याल से मिलती है, फ्री, जी ठीक। जी बिल्कुल, जीरो फ्री नॉर्मल। जीरो हाँ, जीरो वेब होस्ट तो भी है। वहाँ, हाँ, डॉट डॉट टीके www.dot.tk ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ से आपको डोमेन मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ठीक है। यहाँ से आप डोमेन ले रहे हैं और लेने के बाद एक होस्टिंग प्लान है आपका 000 वेब होस्टिंग डॉट कॉम 000 वेब होस्टिंग डॉट कॉम। ये एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग प्रोवाइडिंग की मतलब सहूलत देता है, ठीक है। तो आपके लिए 1 GB की होस्टिंग आपको देता है 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पैकेज लेना पड़ता है इसका और दूसरी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो अगर तो आप हैं बेसिक प्लानिंग के लिए, यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ स्टूडेंट लाइफ में हैं, या आपका प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, आप जस्ट टेस्टिंग करना चाह रहे हैं अपने आप को, तो टेस्टिंग के लिए ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप डॉट डी की डोमेन ले लें और 000 वेब होस्ट से आप होस्टिंग ले लें फ्री की, दोनों फ्री की होस्टिंग है। आप वहाँ से एक दूसरे को अटैच करें और ऑन कर लें। अगर इसमें मसला है तो एक हम वीडियो रख सकते हैं जिसमें डॉट टिक्के की डोमेन रजिस्टर्ड करने से लेके तो उसे www.000 वेब होस्टिंग तक लेके जाने में हमारे मतलब हेल्प मिल सकती है कि हम वहाँ तक लेके जा सकते हैं इसे। ठीक हो गया सर। सर अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा जो मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने मतलब की है, कि अगर तो हमारे पास फ्री डोमेन हम ले लें, अगर हमारी वेबसाइट कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं है, हमारी कोई वेबसाइट इस तरह है जो पोर्टफोलियो है या सिंगल पेज वेबसाइट है, तो उसके लिए मैं होस्टिंग के लिए जो आपको मतलब सबसे बेस्ट प्रेफर करूँगा स्टूडेंट्स को, वो सबसे है गिटहब। अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लोन करके आप गिटहब पर अपलोड कर दें, उसका गिट क्लोन करके, तो और वहाँ से आपको एक लिंक जनरेट हो जाएगा, उसको आप अपने डोमेन से लिंक कर दें, तो वहाँ पर जो आपको स्पीड प्रोवाइड की जाएगी जो गिटहब हमें प्रोवाइड करता है, तो वो 100 कनेक्शन की स्पीड प्रोवाइड करता है, जो कि पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट है। विद इन ना मतलब 3 to 4 सेकंड आपकी कंप्लीट वेबसाइट लोड हो जाती है। तो गिटहब एक उस लिहाज, क्योंकि मैंने अपना फ्री पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म। देखिए, इसकी, पोर्टफोलियो की जो बात कर रहे हैं ना, वो अलग चीज है, ठीक है। जी हमारा जो मेन चीज है ना, जो मैंने अभी आपने डिस्कस किया डोमेन और होस्टिंग के ऊपर, जी डोमेन और होस्टिंग अलग चीज है। जो आप बात करें पोर्टफोलियो, वो अलग चीज है। पोर्टफोलियो बेसिकली आपकी सीवी होती है, ठीक है। जी सर जी आपकी जी। सीवी होती है जिसे आप बेसिकली डिजिटल सीवी कह सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटराइज सीवी है जो वेब पे मौजूद है, आप कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, वो आपकी सीवी होती है, ठीक है। बाकी जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी इसी पे होती है। मैं आप 000 वेब होस्टिंग का मशवरा इसलिए आपको दे रहा था कि एक तो आपको क्या होगा इससे बेनिफिट, कि आपको लाइव सी पैनल कैसे होते हैं आपको थोड़ा हावनो हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर डॉट टिक्के की डोमेन आपको इतना बता देगी कि डोमेन जो है वो रजिस्टर्ड करने के बाद आपको कैसे कैसे आप बेसिकली काम कर सकते हैं और कैसे आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, आप इसे देख लें। या अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप अपने किसी रिसेलर से, ठीक है, जैसे मेरे पास अपने एक रिसेलर अकाउंट मौजूद है,
आप उस रिसेलर से ले सकते हैं होस्टिंग, और डोमेन आप ले लें उधर से, GoDaddy से डोमेन ले लें, ठीक है। फर्स्ट 1 साल के लिए आपको मैक्सिमम डोमेन्स ऐसी हैं जो 100 रुपीज़ में मिल जाती हैं, लेकिन आफ्टर 1 ईयर आपको वो मिलती है 2,000-3,000 पे, आपको रिन्यूविंग फीस होती है उसकी, लेकिन फर्स्ट ईयर आपका 100 रुपीज़ चार्ज करती है। ऐसी बहुत सारी डोमेन्स मौजूद है GoDaddy पे ना। तो आप 100 रुपीज़ की वहाँ से डोमेन ले लें, 2-3 हज़ार का बेसिक पैकेज, 2500-3,000 का पैकेज मिल जाता है होस्टिंग का बेसिक पैकेज, आप वो ले लें, ठीक है, 1 साल के लिए। यानी कि आप अगर कहें तो 4-5 हज़ार रुपये में अपना बेसिकली एक डोमेन और एक पैक अपना होस्टिंग पैकेज सी पैनल ले सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको लाइव वेबसाइट का अंदाज़ा हो जाएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 3-4 हज़ार रुपये लगा के आप पूरा साल अपनी डोमेन पे, अपनी होस्टिंग पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सी पैनल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सी पैनल कैसे काम करता है, वेब कैसे काम करती है, और ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो अगर आपकी इसमें से वेबसाइट हो जाती है हिट, यानी कि अगर अच्छी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है और अच्छे लोग आपको एंगेज होने लग जाते हैं, या वहाँ से आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, तो फिर आप क्या करें, उसे एंगेज करके वो जो बेसिक पैकेज है आपका होस्टिंग का, उसे आप प्रोफेशनल पैकेज में या बिजनेस पैकेज में ले जाएं। और उसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन बचता है वो डोमेन का, डोमेन साल के बाद रिन्यू होगी, तो रिन्यू होगी वो 2500-3,000 की तकरीबन, ठीक है। तो अगर 1 साल के अंदर आपने इतना 100 रुपया लगा के डोमेन के ऊपर और इतना कमा लिया है कि आप दे सकते हैं, मतलब 3-4 हज़ार रुपया, तो आप दे दें, नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप डोमेन चेंज कर लें, 100 रुपये की नई डोमेन ले लें, और अपनी ठीक है। डोमेन को शिफ्ट कर लें। हाँ, आप डोमेन अपनी शफल कर लें, जो डोमेन आपकी अच्छी चलेगी उस डोमेन पे आप 3-4 हज़ार रुपये लगा दें, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो आपको पता है, मुझे पूरा साल मैंने वेबसाइट चलाई है, पूरा साल वेबसाइट लगाने के बाद मेरे पास 5 यूजर भी नहीं आए, 5 एक्टिव यूजर भी मौजूद नहीं है, तो मैं फिर उस पर 3,000 रुपया लगा दूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। ठीक हो गया। ठीक है। फिर अगली चीज आती है आपके पास डोमेन का नाम, आपको सिलेक्शन के लिए नाम सिलेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल मेरा नाम है महमूद 8 लफ्ज हैं, अंसारी के 3 लफ्ज हैं, ठीक है। महमूद अली अंसारी तकरीबन 12-13 लफ्जों 15 लफ्जों का जाके मतलब कैरेक्टर्स बनते हैं, फिर .com लगाऊं, भाई इंतहाई लूजर गेम डोमेन है ये तो, ठीक है। इस डोमेन को हिट करना पड़े, मैं तो बैठ जाऊंगा कि भाई जान 15-15 लफ्जों की 20-20 लफ्जों कैरेक्टर्स की डोमेन कैसे होती है हिट, नहीं हो सकती। आप जितनी भी अच्छी डोमेन्स देखेंगे जो हाई लेवल पे काम कर रही हैं, आप नोट करेंगे उस डोमेन के कैरेक्टर्स को, 5 कैरेक्टर्स होंगे, 4 कैरेक्टर्स होंगे, 6 कैरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स होंगे, 8 से ऊपर कैरेक्टर्स नहीं होते, ठीक है, अच्छी डोमेनों के। जैसे गूगल अच्छी डोमेन है, यूट्यूब एक अच्छी डोमेन है, आप नोट कर लें, स्पेलिंग काउंट कर लें कितने हैं। फाइबर, आपकी तमाम लोग मोस्ट स्टूडेंट्स जानते हैं फाइबर, ऑनलाइन अकाउंट बनाए, फाइबर के आप वर्ड यूज कर लें, कितने लफ्ज हैं, ठीक है। आप अपवर्क को यूज काउंट कर लें, कितने लफ्ज बनते हैं, ठीक है। चंद डोमेने हैं जो ज्यादा है। फेसबुक है आपके पास, फेसबुक को आप काउंट कर लें, इंस्टाग्राम है उसे काउंट कर लें, व्हाट्सएप है आप उसे काउंट कर लें। देखिए 8 लफ्ज, 8 करेक्टर्स, 9 करेक्टर्स की डोमेन इनफ होती है, ठीक है। अब मैं बैठूं, मैं पूरा अपना नाम लिख दूं महमूद अली अंसारी, या पूरे का पूरा अपना डोमेन में लिख दूं, तो वो अच्छा नहीं होता। आप फिर मैक्सिमम डोमेन्स को हम प्रेफर करते हैं आप फर्स्ट करेक्टर से लिखें। जैसे मेरा फॉर एग्जांपल महमूद अली अंसारी, ठीक है, तो मैं डोमेन ले सकता हूँ, रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ MAM के नाम से, mam.com, ठीक है। अच्छी डोमेन है, सुनने में भी इजी है, 3 लफ्ज की डोमेन है, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स की डोमेन है, फौरन रीच करेगी आपकी डोमेन, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लोगों को याद इजी रह जाएगी, ठीक है। आप mam.com लिख के इंटर करें, वेबसाइट ओपन होती है, उसके बाद चाहे फिर आप पूरा अपना नाम लिख दें कि ये डोमेन जो है वो महमूद अली अंसारी की है, फिर कोई मसला नहीं है। फिर आप टाइटल चाहे आप 10 लफ्जों का लिख दें, 20 लफ्जों का लिख दें, फिर मसला नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है आपकी डोमेन की, ठीक है। एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि डोमेन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। शॉर्ट, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ वीयू के स्टूडेंट्स के लिए, अक्सर स्टूडेंट्स मतलब जब वेब की तरफ साइट पे आते हैं तो उनकी स्टार्टिंग में ट्राई ये होती है कि हम एक डोमेन और होस्टिंग की हमने बात कर ली कि कैसे बाय करनी है, और उनके नेम सिलेक्शन के लिए उनको क्या अपनी वेबसाइट में
वो सब साइट्स बना रहे होते हैं वीयू को सपोर्ट प्रोवाइड करने, वीयू के स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो लाइक वो लिख रहे होते हैं वीयू सपोर्ट, वो लिख रहे होते हैं वीयू स्टडी सॉल्यूशंस, वीयू। तो इस वीयू से रिलेटेड क्या वीयू का वर्ड आना डोमेन में ज़रूरी है, या फिर इसका इंक्लूड करना, इससे रिलेटेड कुछ बता दें नहीं, क्योंकि ये लाजमी नहीं है, ठीक है, नहीं ये लाजमी नहीं है, ठीक है। लोग आपके डाटे को देख के आते हैं, कभी भी आपके डोमेन को देख के नहीं आते, ठीक है। आप लिख दें विजुअल स्टूडियो, ठीक है, ओके, वीयू यूनिवर्सिटी का है ना, तो आप वीयू स्टूडियो लिख दें, ठीक है, ओके, यानी कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी स्टूडियो, आप स्टूडियो बना रहे हैं ना, तो आप वीयू स्टूडियो .com के नाम से डोमेन ले लें और उस पर एक भी पोस्ट ना डालें, तो यूजर आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आपको आएंगे। एंगेज करेंगे, नहीं। ओके। आप एक आप डोमेन ले लें अपने नाम से ज़ैनुलआबिदीन.com और उस पर आप टोटल वीयू का डाटा डाल दें, हेल्पिंग बुक्स डाल दें, तो लोगों को बता दें, स्टूडेंट्स को बता दें, तो लोग आएंगे आपके पास। ज़रूर, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए ऑब्वियसली। इसकी बिल्कुल। बेस्ट एग्जांपल सर वो मोहम्मद न्याज डॉट नेट, नाम हाँ, उसका मोहम्मद अपना है नियाज है, लेकिन उसने सारे सॉफ्टवेयर वगैरह डाले हुए हैं, उसको अच्छी खासी बिल्कुल, ट्रैफिक आ रही है। अच्छी ट्रैफिक उसको मिलती है, ठीक है। मेन चीज यही होती है, कस्टमर हो या आपका लाइव ट्रैफिक हो, उसने आना होता है लाइव, ठीक है, तो वो आता है आपके कंटेंट को देखते हुए। देखें, यूट्यूब है, दुनिया में सिर्फ यूट्यूब ही है वीडियो के लिए, और कोई एप्लीकेशन नहीं है। सर है, डेली अवेलेबल है, मोशंस डेली हैं। मोशन है और इस तरह। डेली मोशन है, पीके और सॉरी वाईटी पार्क है, और आपके पास विनो है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, आपके पास नेट नहीं है, आपके पास स्टार स्टूडियो है, अच्छा थाउजेंड्स वेबसाइट्स हैं। मोस्टली के मुंह से आपने यूट्यूब सुना है, क्यों? क्योंकि उधर डाटा अच्छा पड़ा है, हर चीज उधर डाटा इजीली अच्छा है, अवेलेबल है और यूजर ज्यादा है हमारे लोग पास, यूजर। कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। बेस ये चीज़ है, यूज़र बहुत ज़्यादा है, यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा मसला नहीं है। उसके अलावा फिर आपको लाइव है कि मतलब इतनी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस पड़ी हैं और आप सिंगल क्लिक करते हैं वीडियो प्ले हो जाती है, ठीक है, फुल स्पीड में वीडियो प्ले होती है। जो वीडियो प्ले हो रही है वही वीडियो पे काम होता है, दूसरी वीडियोस लोड ही नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको इन चीज़ों का मसला आता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये क्लियर होगी अभी, इस हमारे ये डोमेन होस्टिंग और ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि सर अगर हमने डोमेन होस्टिंग भी ओके कर ली, नेम भी सिलेक्ट कर लिया, होस्टिंग भी ले ली। अब अगर हमने किसी स्टूडेंट को वेब के बारे में नॉलेज नहीं है, अभी वो सीख रहा है, वीडियो का स्टूडेंट है, तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है कि वो फास्ट ट्रैक के ऊपर अपनी मतलब मैनेजमेंट को भी कंप्लीट कर ले, वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी उसको हेल्प मिल जाए, उसका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो जाए, उसको ना कि पेड करना पड़े एक अच्छी खासी अमाउंट किसी भी इंस्टीट्यूट को। तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक के ऊपर हमें मतलब एक शॉर्ट वे में बता देंगे बेस्ट वे क्या है कि हम साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी रेडी हो जाए, हमारा यूनिवर्सिटी के लिए प्रोजेक्ट भी वीयू के लिए रेडी हो जाए, और इसका बेस्ट वे क्या है। हमें बिल्कुल ज्यादा पे फास्ट भी ना ट्रैक। करना देखिए, पड़े इस चीज के बारे में। देखिए आपके पास गिटहब एप्लीकेशन मौजूद है। उससे पहले आप बेसिक, सबसे पहले क्या है, आपका बेसिक कोडिंग आपको होने चाहिए। वेब के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो बेसिक कोडिंग वेब की है HTML CSS, ये बेसिक आना चाहिए। और जिनके इसकी हाउ ना हो कि आपके सामने जब HTML का कोड है तो आपको पता चल जाए ये HTML का कोड है। ये लाजमी नहीं है कि आपने HTML के अंदर थाउजेंड वेबसाइटें बनाई हों तब आपको पता चलेगा कि यार इसे HTML आती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको वेबसाइट की हाउ नाउ हो, वर्किंग का पता हो, HTML का पता हो कि HTML काम कैसे करता है, CSS का पता हो वो क्या चीज़ है, वो कैसे काम करती है। और फिर अगली चीज़, प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो वगैरह के लिए और वेबसाइट बनाने के लिए तो अच्छा है वो वर्डप्रेस है, ठीक है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इजी टू यूज है, आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला है आप लोगों के लिए, वो क्या? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की आपने बात की है तो वो वर्डप्रेस पे कभी नहीं बनता। आप बना भी लें तो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप अपना PHP में कोड बना कर आए, ना कि वर्डप्रेस या किस टेम्पलेट को यूज करते हुए, ठीक है। अगर अपने अपने बिजनेस वेबसाइट बनानी है या पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए तो आप वर्डप्रेस को यूज कर सकते हैं, इजी टू यूज है और बहुत बहुत इजीली आप उस पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आपको वेब का कुछ भी नहीं पता, जरा से भी कोडिंग नहीं आती, आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। आप एक 100-150 रुपए की डोमेन ले लें, स्टार्टिंग डोमेन 3-4 हज़ार का पैकेज प्लान ले लें आप, ठीक है, रिसेलर किसी से ना, ठीक है, किसी रिसेलर से आप 3-4 हज़ार का आप होस्टिंग पैकेज ले लें, यानी कि 4-5 हज़ार रुपये लगाने के बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और अपनी वेबसाइट बना के बैठ जाएं। इजी है, आप बना सकते हैं।
ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसके लिए आपको फिर ज़रूरत है PHP की, उसके लिए आपको ज़रूरत है CSS की, उसके लिए आपको ज़रूरत है MySQL की, डेटाबेसेस की, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, और इससे भी ज़्यादा मेन चीज़ पता है क्या है? लोगों को ये सब पता चल जाती है। यानी कि लोगों को HTML, CSS, PHP हर चीज़ पता चल जाती है, ठीक है? ठीक है। लेकिन फिर भी वो वेबसाइट या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं बना पाते, ठीक है? आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है आपसे, ठीक है? जैसे अक्सरियत लोग कहते हैं फॉर एग्जांपल कि इसे आपको बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरे पास अक्सर स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे वेब आती है, मुझे ठीक PHP है। भी आती है, मुझे SQL भी आती है, ठीक है, हर चीज़ आती है, लेकिन वेब प्रोजेक्ट में बनाना आता, वो आप बनवा लें, हम्म, ठीक है? यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी अर्सा हो गया मुझे, मैं इन चीज़ में देख रहा हूँ, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंड क्लियर होती है, वो ये चीज़ है कि हमें कोडिंग समझ आ जाती है, कोडिंग सीखना लाजमी नहीं होता। क्यों? कोडिंग आप गूगल पे सर्च करें, आप गूगल पे जाकर थाउजेंड सर्च ऑफ करें वेबसाइट्स आ जाती हैं। facebook.com, या हाँ आप सर्च करें HTML का कोड आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब का कोड सर्च करें आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब का क्लोन सर्च करें आपको मिल जाएगा, आप जो सर्च करें आपको मिल जाएगा, हर चीज़ मौजूद है नेट पे ऑनलाइन, ठीक है? ठीक है। मेन चीज़ क्या है? मैनेजमेंट नहीं पता, डेटाबेस नहीं पता, स्ट्रक्चर नहीं पता कि हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हमने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। जैसे एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, उसे मैं डिस्कस करता हूँ, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ठीक है? अब एम्प्लॉयर मैनेजमेंट सिस्टम को ना हम कह सकते हैं जिसमें एम्प्लॉयर इनरोल होता है, एम्प्लॉयर ठीक की है। प्रोफाइल बनती है, प्रोफाइल वगैरह एम्प्लॉयर बनती है। उसमें अपनी सैलरी देख सकता है, कोई अपना अटेंडेंस लगा प्रोजेक्ट सकता देख, है। हाँ, अपना प्रोजेक्ट देख सकता है कि कौन सा उसका प्रोजेक्ट रेडी है, कौन सा प्रोजेक्ट रेडी नहीं है, वो देख सकता है। उसके बाद फिर अगला एम्प्लॉयर जो है अपनी लीव को अप्लाई कर सकता है कि मुझे छुट्टी चाहिए तो उसके लिए लीव अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज़ें वो कर सकता है, ठीक है? ये सिंपल सा एक मतलब एक प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जो आप फाइनल ईयर में दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है। आप, लेकिन इसमें मसला कहाँ आता है लोगों को? इसका स्ट्रक्चर, इसकी डेटाबेस कैसे बनाएं? लोग कोडिंग में पास हो जाते हैं, डेटाबेस बनाने में फेल हो जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में फेल हो जाते हैं। एक पूरा वो मैंने, प्लान नहीं बनता जिसकी वजह से सारी चीजें फेल हो जी, जाती हैं। वो नहीं बनता। और वो हम फिर अगर किसी से समझने भी जाए ना, या किसी से सीखने भी जाए, तो हम क्या कहते हैं कि 1 मिनट लगाए और हमें समझा दे, हम्म, ठीक है? हमारा प्लान ये लेकिन होता ऐसा है कि हमें होता कोडिंग नहीं। आती है, हमें कोडिंग आती है, हमें वेब आती है, हमें हर चीज आती है, बस सर आप बैठे और हमें CSS बता दें या डेटाबेस हमें समझा दें। भाई ये समझाने से नहीं, ये बातें डिस्कस करने से आती हैं, ये आपको हम्म, समझने से आती हैं, लॉजिक्स बनाने से आती हैं। आप बैठ जाएं, बैठ के प्लान बना लें और उसे क्लियर कर लें। कि आज मैंने डेटाबेस देखनी है, आज मैं थोड़ा ये कोड देख लूंगा, आज इसको देख लूंगा। तो इस तरह डिफरेंट प्लान बना के चीजें देखे, जब आपके सामने फिर वो आए तो उसको फिर एक क्या कहते हैं टाइम पीरियड बना के प्रॉपर शेड्यूल और पूरा मैनेजमेंट करके देखा जाए तो इट विल बी अ गुड थिंग कि वो सर इजीली अपना इसमें प्रोजेक्ट कर लेगा। इसमें सर एक इशू ये भी है ना कि स्टूडेंट HTML जावा और जो फ्रंट एंड है वो किसी और वेबसाइट से सीखते हैं, और अगर वो डेटाबेस सीख रहे हैं वो किसी और वेबसाइट से सीखते हैं। अब वो उनको सब चीज़ें अलग अलग तो आती हैं, अब वही आपने बात की उनको कनेक्शन नहीं आता। बिल्कुल, देखें, अलग अलग वेबसाइट से सीखना बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है, सर्चिंग होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है, सर्चिंग तो कर ली, करने के बाद जो मेन बात है ना, वो ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए। बेसिकली ये चलिए मैंने एक छोटा सा भी डिस्कस किया है, जिसमें क्या है, आपका एम्प्लॉयर की प्रोफाइल है, एम्प्लॉयर का लीव मैनेजमेंट है, और आपका एम्प्लॉयर की सैलरी मैनेजमेंट है, ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? बस अब इन 3 चीज के डेटाबेस आप बनवा लें। आप वीओ के, मतलब अपने दोस्तों को कह दें कि डेटाबेस बना के दें इस प्रोजेक्ट की, मैक्सिमम लोग गलत डेटाबेस बना देंगे, ठीक है? फिर जो लोग बनाएंगे वो कंफ्यूज होंगे कि क्या हमारी वेबसाइट सही है कि नहीं, क्या हमारा प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, ठीक है, क्या हमने जो डेटाबेस बनाई है या क्या जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है माइंड में, क्या वो सही है कि नहीं। अब मसला कहाँ पे है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर का लोगों को अंदाजा नहीं है, ठीक है?
देखिए आप भी मसला पढ़ रहे हैं, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे, इलाके जानने वाले हैं, दोस्त हैं, आप सबसे डिस्कस करके देख लें। दुनिया में मोस्टली 4 क्यूरीज हैं जो यूज होती है, मोस्टली 4 क्यूरीज। पहली क्यूरी इंसर्ट की, डाटा इंसर्ट करने की। दूसरी क्यूरी अपडेट की, डाटे को अपडेट करने की। तीसरी क्यूरी हमारे पास जो है वो है डाटे को डिलीट करने की। ठीक है, कोई फाइल हमसे इंसर्ट हो गई है, कोई डाटा रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसे डिलीट करने की। चौथी क्यूरी हमारे पास जो मौजूद है वो है अपडेट की। ठीक है, यानी कि मतलब इंसर्ट करने की, एग्जीक्यूट करने की, वही एग्जीक्यूट की उसे ही आप कहते हैं। ठीक है, मतलब शो करवाने की, सिलेक्शन की जो है ना आपकी। ठीक है, ये 4 क्यूरी है। क्यों? डेटाबेस में डाटा जाएगा इंसर्ट से, ठीक है, सिलेक्ट होने सेलेक्ट से, ठीक है, डिलीट होने डिलीट से, अपडेट होना है अपडेट से। ये 4 क्यूरीज दुनिया सारी मानती है कि मौजूद है डेटाबेस में। ठीक है, और चारों क्यूरीज मोस्टली यूज होने वाली हैं। और लोगों को आप डिस्कस करके देख लें, मैक्सिमम बंदों को ये नहीं पता होगा कि ये वाक्य कैसे होगा। क्यों? इन्होंने स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, सिनेरियोज नहीं बनाए। स्कीमा बेसिकली हम कहते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर को ना डिजाइन करने को ना हम कहते हैं स्कीमा। सर एक बात याद आई मुझे स्कीमा से कि ये जब वीयू के स्टूडेंट मतलब हमने भी पढ़ा है कि जब हम इसका डेटाबेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट को 80% स्टूडेंट को स्कीमा में इशू आती है कि ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन समझ नहीं आती। तो स्कीमा के ऊपर अगर आप 3 से 4 मिनट कोई चीज़ बता दें, एक्सप्लेन कर दें, तो ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि बुक में एक अच्छा खासा ये मतलब इसमें थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती स्कीमा। एक मेजर और एक अच्छा टॉपिक है ये, गुड टॉपिक। बेसिकली जो आपका स्कीमा होता है ना, ये आप इस वे में ले लें कि ये आपके वेबसाइट का दिमाग होता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल अल्फाजों में समझना चाहें ना, तो बिल्कुल नॉर्मली समझते हैं। ये आपके वेबसाइट का दिमाग होता है, ये आपके एप्लीकेशन का या आपके सॉफ्टवेयर का माइंड जो है ना, वो होता है स्कीमा। क्यों? स्कीमा में हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम 3 लोग हैं लाइव, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हसीब ने सवाल मुझसे किया, मैंने जवाब जैन को दिया, जैन ने सवाल मुझसे किया और मैंने जवाब तुम्हें दिया। ठीक है, अब ये क्या है, मैं भी एक टेबल हूँ, एक टेबल मैं हूँ, एक टेबल हसीब है और एक टेबल जैन है। हम 3 टेबल हैं डेटाबेस के। डेटाबेस का नाम है फॉर एग्जांपल लाइव रिकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी नेम हो सकता है। लाइव रिकॉर्डिंग डेटाबेस है जिसमें 3 टेबल हैं, हसीब, महमूद और जैन। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की बात एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकली अलग हूं, तुम फिजिकली अलग हो, ये जैन फिजिकली अलग है, लेकिन हम फिर भी कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन शेयर कर रहे हैं। ये बेसिकली सिंपल सी एक डेफिनेशन है, सिंपल से डेफिनेशन जो मुझे सबसे सिंपल लगी स्कीमा को डिफाइन करने के लिए, कि स्कीमा भी ऐसे ही होता है कि पूरी वेबसाइट के टेबल्स डेटाबेस में स्टोर होते हैं और स्कीमा में हमने उसे लिंक किया होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जिसमें पता होता है कि ये टेबल ने डाटा इधर भेजना है, इसने डाटा इधर भेजना है, इसने डाटा इधर भेजना है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके ना आपको एक सेकंड, अभी मैं आपको ना फाइल ओपन करके ना मैं आपको इसका स्कीमे के ऊपर एक चीज दिखा देता हूँ। जी जी ठीक है, यानी कि बेसिक ये जो मैंने ESS प्रोजेक्ट के ऊपर बात की है ना आपको, मैं आपको इसका स्कीमा अभी दिखा देता हूँ ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि स्कीमा कितना इजी होता है। मैं एक सेकंड जी ये ऐसे हो सकता है कि हम दोनों साइड पे हो जाए और पूरी स्क्रीन सर की ही हो जाए। जी ऐसे हो जाएगा। ये Just- कर देना जब सर स्क्रीन शेयर करें तो। जस्ट वेट। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? नहीं सर अभी तक तो नहीं आई। अब आ गई। अब आ गई। ओके, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ ESS प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, ये देखें, ये एक वेबसाइट है मेरे पास प्रोजेक्ट, मैं इसे नहीं दिखाता, मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेटाबेस PHP My Admin। ठीक है, ये मैं PHP My Admin के अंदर आ गया, इसके बाद मैं ESS प्रोजेक्ट में आ गया। ठीक है, ये देखें, ये प्रोजेक्ट मेरे पास नजर आ रहा है आप लोगों को क्लियर? अब ओके हो गया। ठीक है, मैं जूम किया इसे। अब यहाँ देखें, मेरे पास 6 टेबल हैं, A लॉगिन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर लीव,
प्रोजेक्ट, रैंक और सैलरी, 6 टेबल्स हैं। इन ठीक है 6 टेबल्स का सबसे पहले तो हमें मकसद समझना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, ईएसएस के, इसी के प्रोजेक्ट के बारे में, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बारे में, कि एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपना रिकॉर्ड ऐड करेगा, अपनी प्रोफाइल देख सकता है बेसिकली। उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, अपना प्रोजेक्ट देख सकता है। एम्प्लॉयर अपनी लीव को मैनेज कर सकता है, ठीक है, यानी कि ठीक है अपने लीव अप्लाई कर सकता है। और एम्प्लॉयर अपनी सैलरी को देख सकता है, ठीक है। ठीक है अब देखो, मैंने 4 डेटा प्रोजेक्ट के नाम लिए, 5वां आप रैंकिंग लगा लें, जो मैं रैंक, मैंने लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया था, ठीक है। रैंक है कि बेस्ट एम्प्लॉयर हमारी कंपनी का कौन है, उसके लिए हमने रैंक का एक प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इन ठीक है पांचों के पांचों टेबल में एक चीज कॉमन है, वो कौन सी है, एम्प्लॉयर। ठीक है एम्प्लॉयर कॉमन है ना, क्योंकि मेन चीज तो एम्प्लॉयर की मेन प्रोफाइल चीज है। एम्प्लॉय की प्रोफाइल है एम्प्लॉयर ही, जी बिल्कुल, एम्प्लॉयर है जिसने लीव देनी है, एम्प्लॉयर है ठीक है जिसने प्रोजेक्ट करना है, एम्प्लॉयर है जिसने रैंकिंग देखनी है, मतलब रैंकिंग मैनेजमेंट करनी है, एम्प्लॉयर है जिसकी सैलरी हमने दी है। 5 में एक चीज कॉमन है, वो है एम्प्लॉयर, ऐसे ही है, ठीक है। जी तो हम क्या करते हैं, हम स्कीमे के अंदर एम्प्लॉयर की एक टेबल को पांचों के साथ लिंक कर देंगे डिफरेंट डिफरेंट वे में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे स्कीमा मौजूद होता है डिजाइनर के अंदर, यहाँ डिजाइनर के अंदर मौजूद होता है। तो मैं आपको यहाँ से स्कीमा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने कहा, एम्प्लॉयर की एक आईडी है, एम्प्लॉयर का एक टेबल है ये वाला, ठीक है। अब एक एम्प्लॉयर का टेबल देखिए 5-4 के साथ लिंक है, हम्म, नजर आ रहा है आप लोगों को। जी 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 बिल्कुल शो हो रहा है, ये स्कीम एक्चुअली में शो हो रहा है। आज फर्स्ट टाइम इसको मतलब मैं भी लाइव देख रहा हूँ। हाँ, ये स्कीमा है बेसिकली आपका ना, जो आपको बनाना अंदाजा होना चाहिए। अब इसमें एक टेबल है ये वाला अलग, ये अलग जी टेबल साइड में मैं कर देता हूँ, इसका मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी बताता हूँ ये क्या टेबल है। लेकिन मेन चीज क्या है स्कीमे की, वो ये है कि एक एम्प्लॉयर की प्रोफाइल है, एम्प्लॉयर की प्रोफाइल के अंदर ना एक है आईडी मौजूद, ठीक है, एम्प्लॉयर की आईडी। क्योंकि एक ऐसा अल्फाज या एक ऐसे आईडी या एक ऐसी चीज होना लाजमी है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे। जैसे मैं हसीब से बात कर रहा हूँ और जैन से बात कर रहा हूँ, जैनुल आबिदीन और हसीब दोनों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है अब इससे ठीक है बात करने के लिए ना मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसके थ्रू मैं हम्म, बात कर रहा हूँ, ठीक है यानी कि लिंक बनाने के लिए एक चीज मौजूद है ना हमारे पास। हम्म, अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर ये ना होता, ये कुछ भी ना होता, तो क्या हम ऐसे बात कर रहे होते डिफरेंट जगह बैठ के। नहीं यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होना जरूरी है यानी कि एक चीज का होना, लिंक का बेसिकली होना लाजमी है, ऐसे ही। ठीक है अब ऐसे ही हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट, ये एक टेबल है एम्प्लॉयर का, ये वाला, जिसमें एम्प्लॉयर की प्रोफाइल बनेगी। एम्प्लॉयर की प्रोफाइल में कुछ कॉलम्स ऐड होंगे, कुछ डाटा ऐड होगा। सबसे पहले एक एम्प्लॉयर की आईडी बनेगी, फिर एम्प्लॉयर का फर्स्ट नेम बनेगा, फिर एम्प्लॉयर का लास्ट नेम बनेगा, फिर एम्प्लॉयर की ईमेल बनेगी, एम्प्लॉयर का पासवर्ड, एम्प्लॉयर की डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयर का जेंडर, एम्प्लॉयर का कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉयर का आईडी कार्ड नंबर, एम्प्लॉयर का एड्रेस, एम्प्लॉयर का डिपार्टमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयर की डिग्री कौन सी है और एम्प्लॉयर की पिक्चर कौन सी है, ठीक है ठीक है। ये एक कंपनी को चाहिए होता है अपने किसी भी वर्कर की डिटेल, ठीक है। अब इस डिटेल को एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए मैंने एक कॉमन यूज किया, वो है आईडी। ये आईडी यहां नजर आ रहा है आपको फर्स्ट नंबर पे, ये आईडी नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है ठीक है। इस आईडी के साथ एक आपको छोटा सा साइन नजर आ रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ, मैं जूम कर रहा हूँ, आपको नजर आ जाएगा। अभी ये साइन नजर आ रहा है, एक छोटा सा की बनी हुई है, चाबी का साइन नजर आ रहा है आपको, जी जी आ सर रहा ये यहाँ पे, ये देखा आईडी का साइन नजर आ रहा है, की का। है, जी सर नज़र आ रहा है, ओके हो गया। ये जो साइन होता है ना, की का साइन, इस साइन को हम बोलते हैं प्राइमरी की या फॉरेन की, ठीक है। दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी की, एक होती है फॉरेन की। डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की होती है मेन की, जो बेसिकली दूसरों के साथ लिंक कर सकती है, जो अपना डेटा दूसरों को दे सकती है, ठीक है। और फॉरेन की होती है जो प्राइमरी का डेटा ले सकती है। समझ आई इस बात की? हम्म, यानी कि आपके पास दो तरह की कीज हैं, एक की का काम है डेटा देना, दूसरी का काम है डेटा लेना, ठीक है ठीक है। यानी कि आप अगर इसे और इजी अल्फाजों में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक
पेज मौजूद है, यानी कि एक टेबल मौजूद है जिसमें आपका रिकॉर्ड मौजूद है, एक फाइल में रिकॉर्ड मौजूद है, दूसरी फाइल में आपने रिकॉर्ड देना है। ठीक है। ठीक है, तो जिस फाइल में रिकॉर्ड मौजूद है उस फाइल को आप कहते हैं आईडी प्राइमरी। वो प्राइमरी की होती है जो कि आपको रिकॉर्ड देती है दूसरी को, और एक होता है हमारे पास फॉरेन की। फॉरेन की का काम होता है रिकॉर्ड लेना। ठीक है। ठीक है, अब इसी तरह से ना तमाम में आप एक चीज नोट करेंगे, तमाम में एक की मौजूद होगी, एक या दो कीज मौजूद होंगे। जैसे इसमें जी मौजूद है, बिल्कुल। इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, जी इसमें बिल्कुल भी सर। मौजूद है, तमाम में मौजूद है। ठीक है, आप एक चीज और नोट करें, चलें वो दूसरी जगह पे रहने देते हैं वो। अच्छा, आप इसमें देखें, एक्सक्यूज मी, जी जी जी, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो, मुझे जाना है एक जगह, ठीक है? सो ओके नो प्रॉब्लम, ओके, अल्लाह हाफिज, गुड अल्लाह हाफिज, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा सर, इसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ये मुझे तो मतलब बिल्कुल 100% श्योर हो गया। हाँ, ये चीज़ अगर पहले हम क्लियर कर लेते ना जब हमारे ये सब्जेक्ट्स थे, तो तब हमारे साथ शायद ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती और फिर तो हम इसको अच्छा मूव कर लेते। ठीक हो गया सर, हम नेक्स्ट इसको मूव करें। देखिए पता है, मेन चीज ये होती है कि आपका ना, आप ये जो चीजें, एक छोटी सी स्कीमा, ये आपकी पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा है। अब देखें, एक टेबल आपका, यही टेबल लिंक हो गया आईडी के साथ, वो रैंकिंग के साथ। ये देखें, रैंक का टेबल है, रैंक जी के साथ बिल्कुल। मौजूद होगा जहाँ पॉइंट काउंट हो रहे हैं। किसके पॉइंट काउंट हो रहे हैं? एम्प्लॉयर के, यानी कि एम्प्लॉयर की आईडी के थ्रू एम्प्लॉयर से डाटा ले रहा है और यहाँ पे पॉइंट मैनेज कर रहा है उसके। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया अगला प्रोजेक्ट में। अब प्रोजेक्ट जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने करनी है ना प्रोजेक्ट, तो बिल्कुल एम्प्लॉयर का डाटा लेगा तो प्रोजेक्ट करेगा ना, तो वो यहाँ पे आ गया। फिर अगली चीज आ गई एम्प्लॉयर की लीव। लीव अप्लाई करनी है एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर का लिंक हो गया लीव के साथ। अब लीव अप्लाई करेगा तो एम्प्लॉयर लीव अप्लाई करेगा, फौरन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो उसके गया बाद सर, ये तो मुझे समझ आ गई। फिर अगली चीज आ गई सैलरी की, कि सैलरी जो है वो भी एम्प्लॉयर को देनी है, एम्प्लॉयर की सैलरी है ना, तो एम्प्लॉयर की सैलरी के लिए एक फिर आईडी को आईडी के साथ अटैच कर दिया गया कि ये एम्प्लॉयर की सैलरी एम्प्लॉयर को मिले। ठीक है, जी ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अब इसमें ये हमने जो क्लियर कर लिए हैं इस वक्त, अभी हमने डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट, ब्लॉग और ये हमने किस तरह बाय करना है ये सब भी हमने क्लियर कर लिया है। और इसके बाद हमारा लास्ट रह गया डीएनएस सर्वर और नेम सर्वर, इनका डिफरेंस रह गया, जो नॉर्मली मतलब 80% लोगों में कन्फ्यूजन चल रही है कि ये दोनों सेम है, ये डीएनएस तो नेटवर्किंग का वर्ड है। इससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्लियर कर। ठीक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले जो बेसिकली डीएनएस है ना, डीएनएस का नाम क्या है? डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस का स्टैंड फॉर क्या है? डोमेन नेम सर्वर। अब हम अगला लफ्ज क्या करते हैं यूज? नेम सर्वर। ठीक है भाई, आप बता दो डीएनएस और नेम सर्वर में क्या फर्क है? दोनों को तो नाम ये है, आप एनएस कह लो या एनएस कह लो। ठीक है, आपकी वेबसाइट को आप क्या कहते हैं? वेबसाइट के नाम को आप डोमेन कहते हैं। वेबसाइट के नाम को आप डोमेन कहते हैं, तो आप डोमेन का डी उठा लें और नेम सर्वर का साथ लगा दें। क्या बन गया? डोमेन नेम सर्वर बन गया। ये भी जी बन गया बुक। बेसिकली डोमेन नेम सर्वर जो होता है, ये होता है कि इसने डाटा कहाँ रखना है, कहाँ से उठाना है। जैसे मेरे पास हार्ड ड्राइव है, मैंने डाटा हार्ड ड्राइव में रखना है, कंप्यूटर का डाटा हार्ड ड्राइव में रखना है, मेरे पास हार्ड ड्राइव मौजूद है, तो उसके लिए मुझे हार्ड ड्राइव चाहिए। अब मैं कहूँ कि मेरे कंप्यूटर का, लैपटॉप के जो सर्वर है वो हार्ड ड्राइव है, क्यों? मैंने जो भी चीज चाहिए होती है मैं हार्ड ड्राइव में जाता हूँ, उठा लेता हूँ। ऐसे ही है। तो अब ऐसे ही नेटवर्किंग में होता है, ऐसे ही आपका वेबसाइट में होता है कि जैसे वेबसाइट google.com है, जैसे आपने google.com लिख के एंटर किया तो google.com जस्ट नाम है, पता कैसे चलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप एग्जांपल देता हूँ ह्यूमन के ऊपर, जैन आप है, ठीक है, जैन आपका नाम है, तो दुनिया को पता है जैन का आपका नाम क्या है, जैनुल आबिदीन। ठीक है, अब जैनुल आबिदीन का घर का किसी को नहीं पता, ना घर है। ठीक है, तो क्या हम आपके पास आ सकते हैं? कभी भी नहीं नहीं आ सर। सकते आपके पास। क्यों? ना आपका एड्रेस है कोई हमारे पास, ना आपका पता है कि आप रहते कहाँ हो, ना आपका पता है कि आप बैठते कहाँ हो, सिर्फ इतना पता है कि जैनुल आबिदीन है कोई, बस। तो हम कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस काम के लिए हमारे पास मौजूद होता है डोमेन नेम सर्वर।
जो फैसला करता है, डोमेन को बताता है कि आपने यहां जाना है, ठीक है, ये घर आपका है, ये जगह आपके जहां आपका डाटा पड़ा है, ठीक है। अब ये नेम सर्वर कह लें या डोमेन नेम सर्वर कह लें, एक ही बात है, दोनों में कोई मसले की बात नहीं है, सेम चीज है, डोमेन सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम डोमेन लेते हैं, डोमेन वाले क्या होते हैं, जहां से हम डोमेन लेते हैं ना, डोमेन क्या करती है कि हमारा लिंक कर देती है अपने डीएनएस के साथ, अपने सर्वर के साथ। मैं एक चीज और करता हूं, मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन शेयर करता हूं, एक सेकंड, मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई? जस्ट हो गई सर। मैं यहाँ पे ना, एक वेबसाइट है मेरे पास, intodns.com, intodns.com के नाम से एक वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है, जहां पे मैं चला गया। ये वेबसाइट क्या काम करती है, ये वेबसाइट हमें बताती है कि ये इसका डाटा कहाँ पड़ा है, वेबसाइट का डाटा कहाँ पड़ा है। मैं यहाँ लिखता हूँ google.com और एंटर कर देता हूँ, रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, google.com लिख के रिपोर्ट पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपकी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आपको फौरन इसका रिकॉर्ड सर्च करके बता देगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने जैसे google.com आ गया, सबसे पहले इसने कहा स्टेटस डोमेन टेस्टेड है, ओके, ठीक है। यहाँ क्या बता रहे हैं, डोमेन एनएस रिकॉर्ड। डोमेन एनएस रिकॉर्ड का क्या मतलब है, डोमेन नेम सर्वर, यानी डोमेन नेम सर्वर का रिकॉर्ड यहाँ दे रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, जूम हो नजर आ रहा है क्लियर? जी सर, क्लियर मुझे तो हो रहा है। हाँ, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ डोमेन एनएस रिकॉर्ड, आगे लिखा होता है इन्फॉर्मेशन में, रिकॉर्ड क्या है, नेम सर्वर रिकॉर्ड जो है ना रिसेंटली बाय ओके पेरेंट सर्वर आर, ठीक है। यहाँ पे देखिए डोमेन नेम सर्वर कितना, इसके 4 सर्वर हैं, NS1, NS2, NS3, NS4, NS1.google.com, NS2 google.com, NS3 google.com, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, अब ऐसे यहाँ पे आपके पास आगे रिकॉर्ड आ रहे हैं सर्वर्स का हवाले से, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड क्या कर रहा है, ये रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि आपका जो मतलब गूगल का डाटा, जितना डाटा भी है, गूगल को जब आप google.com लिख के इंटर करते हैं ना, तो गूगल कहाँ पे लेके जाता है, गूगल का अपना रिकॉर्ड चेक करता है इस जगह पे जाके, यानी कि इस सर्वर में जाके चेक करता है, ठीक है। इसको मैं अगर वैसे ऑन करूँ ना, तो वैसे ऑन नहीं होगा, करके देखूं, ये ट्राई गलत है। ये देखें, अगर वैसे ऑन हो गया तो समझ लीजिए मैं गलत हूँ, ना हुआ तो नहीं होगा। NS1, ठीक है। हाँ, कुछ सर्वर ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ किया होता है कि ये ऑन भी हो जाए, ठीक है, लेकिन अच्छे सर्वर जो हैं वो उन्होंने ऑफ किया होता है कि हमारे सर्वर तक डायरेक्ट कोई एक्सेस ना कर पाए, यानी कि सिर्फ हमारा फ्री पैनल एक्सेस करे और डायरेक्ट कोई एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये देखें, सिर्फ अभी मतलब लोड ही करता जा रहा है, रिपीट रिप्लाई नहीं आया। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए रिप्लाई आ गया, रिप्लाई में देखें वेबसाइट नॉट रीच, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ गूगल, गूगल तो रीच है, कि वेबसाइट चल रही है, लेकिन उसने हमें एक्सेस नहीं करने दिया। जो आपके अच्छे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो इस चीज का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं कि सिर्फ हमारा सी पैनल हमारे डोमेन नेम सर्वर तक जाए, हमारे यूजर ना जा पाए। अब मैं आपको अपना दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक CM सॉफ्ट सोल्यूशन है, या कोई भी मतलब वेबसाइट है, यूट्यूब को देख लेते हैं। बेसिकली यूट्यूब जो है ये भी एक google.com की प्रोडक्ट है, यूट्यूब बेसिकली गूगल की प्रोडक्ट है। तो ये देखिए, जैसे youtube.com पे गया तो वो भी कहाँ जा रहा है, देखें सेम जगह पे लेके जा रहे हैं हमें, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ओके। प्ले स्टोर का भी हमें पता है, वो भी गूगल की प्रोडक्ट है। mail.google.com वो भी गूगल की प्रोडक्ट है, वो कहाँ लेके जा रहे हैं, वो इनवैलिड दे रहा है, ओके ठीक है। इनवैलिड इसलिए दे रहा है कि मैंने सब डोमेन को सर्च किया, जिस वजह से वो इनवैलिड दे रहा है, ठीक है। फिर अगली चीज हमारे पास एक और वेबसाइट है GT मैट्रिक्स, ये गूगल की एक वेबसाइट है gtmetrics.com, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी वेबसाइट को चेक करती है कि आपकी वेबसाइट की कितनी स्पीड है, क्या आया वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चल पाए, या किस हवाले से ना। मैं अभी यहाँ पे सबसे पहले एक सर्च करता हूँ CM सॉफ्ट सोल्यूशन। अब ये आपकी वेबसाइट की बनावट पे और आपके सॉरी यहाँ HTTP नहीं लगाया मैंने, आपकी वेबसाइट की कोडिंग और उसके बाद आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सर्वर की स्पीड कितनी आ रही है, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, क्या वो कितने देर में ओपन हो जाती है, उसका पेज कितनी देर में लोड हो जाता है।
ठीक है, ये चीज़ है आपकी। अभी यहाँ पे वो सर्च कर रहा है वेबसाइट को, उसके प्लेटफॉर्म को, लोडिंग पेजेस को, तो अभी आपको बताता है एनालाइजिंग करके। जी सर, ये आपने काफ़ी अच्छा ऐड कर दिया, क्योंकि ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कुछ जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा सर्वर अच्छा है या हमारी होस्टिंग किस तरह की है, किस तरह हमारी साइट रिस्पॉन्स कर रही है। वरना अदरवाइज ये होता है कि हम खुद टेस्ट कर रहे होते हैं तो वो सारा डाटा हमारे पास कैशे में स्टोर होता है, तो वो विद इन अ सेकंड लोड हो रही है। लेकिन हमें दूसरे मतलब हमारे क्लाइंट या हमारे यूज़र हमें बता रहे होते हैं कि जी ये तो यूजर एक हमें कह रहे होते हैं आपकी वेबसाइट स्लो है, आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है, ये वो ना। लेकिन जिस मेन तरह चीज क्या होती है कि आपको, आप जब अपने पास, देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यूट्यूब है ना, यूट्यूब मैं यूज करता हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब लिख के अभी, यहाँ सॉरी गूगल है, गूगल हम सब यूज करते हैं। मैं गूगल लिख के एंटर करता हूँ, फौरन विद इन 1 सेकंड रिजल्ट मिल जाता है हमें, ये ठीक है। बिल्कुल भाई इतनी स्पीड कैसे? क्योंकि गूगल की इतनी स्पीड इसलिए आई मेरे पास कि गूगल लोड इतनी स्पीड से होता है, ठीक है। यानी कि उससे मेरे कैशे में स्टोर था, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब पता तब चलेगा जब आपके कैशे में फाइल मौजूद नहीं है और तब आपने सर्च किया, ठीक जी है। बिल्कुल अब ये अभी एनालाइजिंग कर रहा है, यहाँ पे एनालाइजिंग में जितना भी टाइम ले वो आपके नेट की स्पीड पे होता है। लेकिन यहाँ पे आपको राइट रिजल्ट फाइंड करके देगा कि आपकी वेबसाइट और सर्वर के दरमियान में जो टाइम टेबल है, जो लोडिंग टाइम है, वो कितना है, ठीक है। वो भी आपको यहाँ बताएगा। ठीक हो गया। इस ये जैसी स्कैनिंग हो जाए तो हमारा ये आज की जो भी हमारे टॉपिक थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अच्छा सर, एक लास्ट चीज़ हमारे पास है, वो ये कि ये तो आपने मतलब हमारे लिए हमारी मतलब गुड लक है, और आपने हमें मतलब इतनी इंपॉर्टेंट टाइम में कुछ टाइम हमें मतलब रिजर्व रखा हमारे लिए, तो ये हमारा सेशन हो सका। अगर आप नेक्स्ट फ्री हों तो हमें सिस्को से रिलेटेड, क्योंकि इस चीज़ का मुझे तो आइडिया है कि आप सिस्को से सर्टिफाइड हैं और आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड CCNA और CCNP, और तो मुझे तो आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप कुछ और टाइम दे तो हम सिस्को से रिलेटेड वीडियो स्टूडेंट के लिए एक सेशन रख लें, जिसमें नेटाकैड से लेकर किस तरह हमने अकाउंट बनाना है, यूज़ करना है, ये चीज़ें तो स्टूडेंट को आइडिया है। लेकिन नेक्स्ट चीज़ ये है कि किस तरह हमने फ्री कोर्सेज में इनरोल होना है, फिर हमने पेड को उनको यूज़ करके हमने एडवांस प्रोफेशनल बनना है। तो सिस्को इससे रिलेटेड हमें क्या ट्रैक प्रोवाइड कर रही है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट समझ रहे हैं जस्ट फ्री वाला कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हत्ता कि ये एक बहुत बड़ी डोमेन है जो लॉन्च की है, तो जस्ट CCNA है, CCNP है ही नहीं। मतलब इन सब से रिलेटेड कि हम किस ट्रैक के ऊपर चल के हम खुद को प्रोफेशनल, और मार्केट में इसकी क्या क्या जॉब्स हैं, इन सब से रिलेटेड अगर हम एक सेशन बना लें और आप हमें फ्री टाइम दें उसके लिए। ऐसा है कि ये आपका अच्छा टॉपिक है, अगर लोग इसके लिए एंगेज होना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं प्लान, कोई मसले की बात नहीं है, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, क्योंकि ठीक सर है। इसमें लेकिन एक जी 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 बताएं। इशू सर ये है ना कि स्टूडेंट को वीडियो अब जो मतलब कोर्सेज वगैरह वीडियो ऑफर कर रही हैं, स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं कि ये कोर्सेज वगैरह तो तकरीबन हमने 2017 में ही कर लिए थे और ये तब से ही फ्री हैं और उससे पहले के ही फ्री हैं। तो अब वीडियो ने ऑफर किए हैं तो स्टूडेंट समझ रहे हैं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नेट से इनके आंसर्स दे के उनको कर लिया और शो करवा दिया कि जी हमने कर लिया। तो मैं इससे रिलेटेड चाह रहा था कि हम ये शो करवाना चाह रहा था कि इंस्ट्रक्टर के अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास शो हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमने आपके पास तो देखी हैं कि इंस्ट्रक्टर के पास यहाँ तक भी शो हो रहा होता है कि एक स्टूडेंट ने किस पेज को कितनी बार सीन किया, उस पर कितनी देर स्टे किया। इंस्ट्रक्टर के पास ही हैंड ओवर होता है कि स्टूडेंट को विदाउट पेपर उसे पास कर दे, ये सब चीज़ें इनसे। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। बेसिकली लोगों को ना सबसे पहले जो जानना चाहिए ना, वो ये जानना चाहिए कि सिस्को खुद क्या है, जी बिल्कुल ठीक है। लोगों को लगता है सिस्को जस्ट नेम या जस्ट नेटवर्किंग एक प्लेटफॉर्म है। भाई सिस्को वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, ठीक बिल्कुल है। सिस्को वो चीज़ है जो जहां तक हमारी सोच नहीं जाती, ठीक है। सिस्को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत दूर तक यूज करने वाला प्लेटफॉर्म है। सिस्को आपको मतलब वर्ल्ड वाइड दुनिया की जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, जितनी बड़ी डाटा सेंटर्स हैं, जितने बड़े सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, तमाम की जो सर्विसेज हैं वो सिस्को प्रोवाइड करता है। आपका इंटरनेट के पीछे सारी बैकबोन जो है वो सिस्को है, जूनिपर है, ठीक है। इंटरनेट नेटवर्किंग के ऊपर बहुत बड़ा नाम है उसका, सर्वर साइड में बहुत बड़ा नाम है उसका, ठीक है। तो मेन चीज हमारी क्या है, हमें इन चीजों का अंदाजा नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही अगर हम इस पे रखते हैं टॉपिक पे बात तो कोई मसला नहीं है। अगर वीयू के स्टूडेंट्स को पहले हाउ नाउ है सिस्को के हवाले से, फिर तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है।
या 1 वीक का टाइम लेते हैं। 1 वीक आप अपने मतलब नेक्स्ट संडे को हम करते हैं, क्योंकि संडे को ऑफ होगा तो इजी हो जाएगा। तो तब तक ये है कि आप लोग सबको एंगेज कर सकते हैं, कब लोग लाइव आने के लिए रेडी रह सकते हैं। और ठीक है, फिर हम उन्हें डिटेल चीज़ें बता सकते हैं, उन्हें सारी कम्युनिकेशन डिटेल बता सकते हैं, फिर तो बातें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक हो गया सर। पर जो इसके अलावा इससे हटके बातें हैं वो समझ नहीं आएंगी। ठीक हो गया सर, हम फिर बिल्कुल बेसिक्स पे रखेंगे। पहले स्टूडेंट की एंगेजमेंट देख लेंगे कि वो स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज वगैरह हैं और उनसे क्या क्या वो मतलब इस बारे में हेल्प लेना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड फिर हम इसको सेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गए। ठीक हो गया, थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर, अगर आपने मतलब हमें इतना टाइम दिया। और ये हमारी गुड लक है कि हम आपके साथ लाइव हैं। हम और क्या इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा आप। चलें, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी लाइव आएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ यही है कि अगर आपके जो वीयू के स्टूडेंट्स हैं अगर वो सही माने में काम कर लें तो, क्योंकि वीयू टोटल ऑनलाइन है, टोटल का टोटल ऑनलाइन है। वीयू के स्टूडेंट्स के पास तो बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, बहुत बड़े एज हैं, वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं वेब पे, बहुत अच्छा से खेल सकते हैं अपनी होस्टिंग प्रोवाइडिंग पे, सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि वो अपने आप को बहुत मतलब कम लेवल पे समझते हैं। वो कहते हैं कि ओके जी हम वीयू से पढ़ रहे हैं, वीयू में क्या है, हम काम करेंगे अपना ये करेंगे, हमें एंड में हमें रिजल्ट मिल जाना है। ठीक है, तो लेकिन वीयू की पावर, उसकी डिग्री की पावर हमें पता है कि वो जी सर, काफ़ी इसमें अब भी स्टूडेंट्स को काफ़ी आइडिया नहीं है कि वीडियो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रही होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है। जिस तरह लाइक लास्ट मैंने आपको बताया था ना कि हमें माइक्रोसॉफ्ट पेपर लॉन्च कर रहा है, जो एक पेपर की फीस $96 या $100 है और वीडियो हमें फ्री प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये सर्टिफाइड क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट से क्या होता है, ये किस तरह पेपर देने, क्या सीन है। यही तो वो चीज़ है। वेस्ट आप करते हैं। ऐसा करें, आप 1 महीने 1 हफ्ते का टाइम रख लें। ठीक है, जी यानी कि आज संडे है तो नेक्स्ट संडे भी 2 बजे का ही टाइम रख लेते हैं। ठीक है, 1 हफ्ते में आप अपने मतलब ग्रुप्स को और इन चीज़ों को एंगेज कर लें ताकि वो लाइव हो जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम 2 बजे जब लाइव करेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर हम सिस्को को और सिस्को से पहले जो उन बच्चों के सवालात होंगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक के ऊपर जर्नल एक डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले आधे घंटे की डिस्कशन करेंगे, जर्नल डिस्कशन होगी, जिसमें जितने भी वीयू के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे वो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, किसी भी किस्म के सवाल हों, उसके प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हों, फ्यूचर्स के रिलेटेड हों, प्रोग्रामिंग के फ्यूचर के ऊपर, आईओटी के ऊपर हो जाए, वेब के ऊपर हो जाए, सर्वर साइड के ऊपर हो जाए। ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड सवाल हों उसे हम क्लियर करें सबसे पहले तो, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि वो जिन्हें समझ रही हैं वो वही चीज़ है जो हम बच्चे के लिए हम बस काम करने के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, ठीक हो तो फिर उसके बाद उसके आगे हम देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं, कैसे मेंटेन हो रही हैं। ठीक। इंशाल्लाह सर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जो भी सीन होगा। ओके, इंशाअल्लाह ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।